राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जनपद चंदौली के जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के क्षय रोगियों को गोद लेने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में क्षय रोगियों को गोद लेने की प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी संजीव सिंह ने कहा कि गोद लिए हुए टीबी मरीजों का समय समय पर हालचाल लेते रहें, उनकी मॉनिटरिंग करते रहें व यथासंभव न्यूट्रिशन भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावी कार्यवाही करते हुए हम जनपद को टीबी रोग से मुक्त कराएंगे। जिले में वर्तमान इलाज पर रखे गए कुल 712 क्षय रोगियों को विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गोद लेने की कार्यवाही की जा रही है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा 10 क्षय रोगियों को गोद लेकर उन्हें न्यूट्रिशन पैकेट उपलब्ध कराया गया है। टीबी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए समर्थन, देखभाल और सूचना हेतु स्वास्थ्य प्रणाली की वकालत करने में लगा हुआ लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक टीबी को भारत से उन्मूलन कराना है। इस लक्ष्य के तहत आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जो गोद लेने का लक्ष्य रखा गया था 0 से 18 वर्ष के बच्चों का, उसमें 700 का लक्ष्य था। उसके लिए जनपद चंदौली ने 712 बच्चों का अधिकारियों के द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा और जो हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा गोद लिया गया है। वो बच्चों की जो गोद लिए बच्चे हैं उनकी देखभाल तो करेंगे। साथ ही साथ इस विषय में चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो टीम बनाकर टीबी के रोगियों मरीजों को जो है चिन्हित कराएंगे, उनका ट्रीटमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और जो उनको उपचार एवं निक्षय योजना के अंतर्गत धनराशि दी जाती है उसको स्वीकृत कराएंगे। टीबी को हराने के लिए जो जागरूकता जरूर उत्पन्न की जाने की जरूरत है और इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे जिससे कि लोग टीबी के विषय में जागरूक रहें। बलिया जिले में गुरुवार को रसड़ा के ग्राम सभा छितौनी में पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोगों का रास्ता बंद होने के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आजमगढ़ मंडलायुक्त, जिलाधिकारी बलिया व पुलिस उप जिलाधिकारी को बलिराम रावत के नेतृत्व में एक पत्रक सौंपा गया, जिसमें अवैध कब्जा हटवाकर रास्ता खुलवाने की मांग की गई। ग्राम सभा छितौनी व आदर्श नगर पालिका परिषद रसड़ा के समीप है। छितौनी निवासी बलिराम रावत ने बताया कि भूमाफिया एवं अराजक तत्वों द्वारा क्षेत्र में अवैध कारोबार कर जबरदस्ती भूमि पर कब्जा व जबरन धन उगाही का कार्य किया जा रहा है। छितौनी से होते हुए एक आम रास्ता मुख्य मार्ग से जुड़ता है जो सदियों से चला आ रहा था, परंतु उस पर अब भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। ग्राम सभा छितौनी में शांति भंग की गंभीर संभावना भी उत्पन्न हो गई है। मना करने पर जान माल की धमकी भी दी जा रही है। भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना व आम रास्ते पर अवैध कब्जे को हटाया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे आम जनमानस को आने जाने में तकलीफ ना हो। ये मामला ये है कि प्लाटर में जमीन लिया है और सदियों से रास्ता चला आ रहा है। रास्ता उसमें सदियों से चला आ रहा है। बीच में जाकर 25-30 फुट पहले वो रास्ता को ब्लॉक किया जा रहा है, जो कि आवागमन जो 4 चक्का की गाड़ी जाना आना है हम लोग के ब्लॉक में छितौनी में वो जबरदस्ती घेर लिया है। वो बंद हो जाए जबरदस्ती। भूम माफिया वाले हैं, जगदीश सिंह है, अजय सिंह है, टंटू है, ये सभी लोग दबंगई से रास्ता को बंद कर चुके हैं। जनपद वाराणसी के राइफल क्लब में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने क्षय रोग दिवस के अवसर पर टीबी मरीजों को किट वितरण किया। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी ने एमएलसी का चुनाव लड़ रहे 3 प्रत्याशियों के साथ बैठक भी की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राइफल क्लब में गुरुवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में आज क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है। जिन जिन लोगों को टीबी है उन सब लोगों को किसी न किसी संस्था के द्वारा किट वितरित किया जा रहा है। टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार से भरा किट वितरित किया गया। वाराणसी में आज टीबी दिवस मनाया जा रहा है और जिन जिन लोगों को टीबी है उन सब लोगों को किसी न किसी संस्था को अडॉप्ट करवाया गया है, ताकि वो संस्था आने वाले 6 महीने में हर महीने ऐसी किट उन्हें दे दे जो मरीज लोग हैं वो प्रयोग कर सकें। मुख्य रूप से इसमें प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें हैं, दूध में मिला के पीने वाले हॉर्लिक्स आदि हैं, बिस्किट हैं, लैया, चना, गुड़, मूंगफली और इससे जुड़ी हुई अन्य प्रोटीन युक्त जो चीज़ें होती हैं वो हैं। तो रेड क्रॉस की संस्था की तरफ से आज जितने भी लोगों को अडॉप्ट किया गया है, लगभग वो 500 की संख्या में हैं, उन सबको आज ये किट वितरण किया गया है। वाराणसी में करीब 250 बच्चे हैं जिनके टीबी है, वो तो पहले ही अडॉप्टेड थे, करीब 2 साल से उनका अडॉप्शन किया जा चुका है। लगातार अलग अलग संस्थाएं उनको किट देती हैं, पर अब ज़्यादा एज के जो लोग हैं
उनको भी हम लोग अडॉप्ट करवा रहे हैं। आज हम लोगों ने टारगेट रखा था कि 1000 लोगों को अलग अलग संस्थाएं अडॉप्ट करें, तो उसमें रेड क्रॉस ने 500 लोगों को अडॉप्ट किया है। IMA संस्था है वो लगभग 300 लोगों को अडॉप्ट कर रही है, और इसी के साथ जो सिविल डिफेंस है, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इस तरह की संस्थाओं को भी 50-50 लोग अडॉप्ट करने के लिए बोला गया है। अडॉप्शन का मतलब ये है कि आने वाले 6 महीने तक वो पोषण युक्त चीज़ें हर महीने उन लोगों के घर पहुँचाएगी, ताकि जिसके भी TB है उसे अपनी दवाइयों के साथ साथ इस किट के माध्यम से पोषण भी मिले और वो जल्दी से इस बीमारी से निजात पा सकें। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा बैठक में चुनाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और समय भी बताया गया कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि MLC चुनाव में खड़े 4 लोगों का पर्चा स्वीकृत किया गया था, जिसमें से एक ने पर्चा वापस लिया है। शुरू में 5 लोगों ने नामांकन किया था। आपको बता दें कि 3 लोग चुनाव लड़ेंगे, एक समाजवादी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी है। 9 अप्रैल को मतदान संपन्न कराया जाएगा। वाराणसी की MLC स्थानीय प्राधिकारी सीट पर कुल 4 लोगों ने के नामांकन स्वीकृत हुए थे। शुरू में 5 लोगों ने नामांकन किया था। 22 तारीख की स्क्रूटनी में एक व्यक्ति का नामांकन रिजेक्ट हो गया था, तो 4 अधिकृत जो प्रत्याशी थे उनके पर्चे सही पाए गए थे। उनमें से भी एक नाम वापस ले लिया गया है। अब कुल मिला के 3 लोग हमारे 3 बजने के बाद ऐसे पाए गए हैं जो अब चुनाव लड़ेंगे। उन्हीं का नाम मतपत्र में छापा जाएगा। उनमें एक भाजपा के प्रत्याशी हैं, एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक निर्दलीय महिला हैं। कुल मिला के तीनों लोग हैं, वही अब इलेक्शन में जाएंगे और इन्हीं के बीच में जो है मतदान 9 तारीख को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार को शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर जनपद चंदौली में 59,721 छात्र 94 सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर चंदौली प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। परीक्षाओं को शुचितापूर्ण एवं नकल विहीन संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा पर्यवेक्षक व उड़न दस्ता की टीम द्वारा सभी केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी अनुसूचित साधन के प्रयोग एवं नकल कराते हुए पकड़े जाने पर केंद्र व्यवस्थापक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 12 लोगों को कमरे में बंद करके जिंदा जला देने की घटना से नाराज काशी के सामाजिक संगठनों ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने लम्हे स्थित सुभाष मंदिर के सामने ममता बनर्जी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया है। बीरभूम में घटित हुई घटना को लेकर मुस्लिम महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि ममता की ममता महिलाओं और बच्चों के लिए नहीं है। ममता बनर्जी को बच्चों की लोमहर्षक हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हुए सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने वाली ममता बनर्जी को बच्चों के फूके जाने का क्या गम है। आग से जलते तड़पते बच्चों की सिसकियां पूरा देश सुन रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 2 बच्चों को घर में कैद करके वहाँ के जिहादियों ने ममता बनर्जी के सर पर उनको जिंदा जला दिया। ये स्वतंत्र भारत की लोमहर्षक घटना है। आज पूरा हिंदुस्तान इस बात से दुखी है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है। पिछले 2-3 दिनों के अंदर 24 लोगों की हत्या कर दी गई। तलवार और राड से लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो भारतीय मुसलमानों पर हमला करने लगे हैं। आज वहाँ के भारतीय जो मुसलमानों की औरतें हैं उनको कमरे में कैद करके उनको जिंदा जला दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ममता बनर्जी का हम लोगों ने पुतला फूंका है ताकि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाला जाए। जिस तरह से ममता बनर्जी वहाँ पर रोहिंग्याओं के द्वारा और बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा अत्याचार करवा रही है, जिस तरह से वहाँ जिहाद को वो बढ़ावा दे रही है और जिस तरह से तालिबानी सोच के लोग वहाँ पर हिंसा कर रहे हैं, इसमें पश्चिम बंगाल पूरी तरह से डिस्टर्ब है। जनपद वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एनर्जी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर डॉक्टर निधि शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी। ये कॉन्क्लेव है, एनर्जी कॉन्क्लेव है और ये एनर्जी कॉन्क्लेव जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा और सतत विकास, ये इसका ब्रॉड थीम है। और इस ब्रॉड थीम के साथ हम इसके डिफरेंट इसमें पैनल डिस्कशंस होंगे, इसमें पेपर प्रेजेंटेशंस होंगे, स्टूडेंट्स की आर्टिकल राइटिंग होगी, इनॉग्रल होगा, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं और लगातार डिस्कशंस होंगे 2 दिन तक। केवल रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर हम बात करेंगे।
मैम ये जो आप कर रहे हैं कार्यक्रम, ये आम जन के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा और किस तरह से लेकर जाएंगे आम लोगों को? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम इसको एक प्योर एकेडमिक इवेंट नहीं रख रहे हैं। हमने इसमें जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉरपोरेट जो कि इसमें काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी में है या हाइड्रोजन एनर्जी में है या रूरल एनर्जी एरियाज में है, सोलर है, बायोगैस है, बायोफ्यूल्स है, उसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसको बनारस शहर में कैसे उसका प्रयोग क्या है, क्या उसके डिफरेंट यहाँ पर डीलर्स कौन है, क्योंकि हमको मार्केट से जोड़ना पड़ेगा। हमको केवल जानकारी हो गई उससे वो पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि उससे संबंधित उपकरण कहाँ मिलेंगे, उनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, उनका प्रयोग करने से हमारे बिजली के जो बिल है उसमें कितनी कटौती होगी, और जो अननेसेसरी हम बहुत ज्यादा बिजली का अपव्यय करते रहते हैं या एनर्जी रिसोर्सेज का अपव्यय करते रहते हैं, तो वो हमारा एक पूरा एक बिहेवियर कैसे चेंज हो, हम सब इसके बारे में बात करेंगे। और जब हमारे बच्चे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम शायद इसके ऊपर छोटी छोटी वर्कशॉप्स करेंगे, जहां पर कि हम सोसाइटी के डिफरेंट लोगों को बुलाएं और एक एक्सरसाइज करें कि कम से कम उनका बिहेवियर पैटर्न बदले। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल के नाक कान एवं गला रोग डिपार्टमेंट में बाउंसर द्वारा लॉ फैकल्टी के छात्र के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में लंका थाने में तहरीर देने गए छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद लॉ फैकल्टी के छात्रों ने सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार की सुबह अपने परिजनों को नाक कान एवं गला रोग विभाग में दिखाने पहुंचे बीएचयू लॉ फैकल्टी के मीडिया कम्युनिकेशन के छात्र दुलारे प्रसाद ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद बाउंसर्स ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें मारा पीटा। इस संबंध में दुलारे प्रसाद ने लिखित शिकायत प्रॉक्टर कार्यालय में दी थी। इसके अलावा छात्रों ने एक लिखित तहरीर लंका थाने में भी दी है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी तहरीर लेने से इनकार कर दिया है और किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इस बात से आक्रोशित छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार बंद कर दिया है और नारेबाजी कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे के आसपास बीएचयू के छात्र हैं दुलारे प्रसाद जी, वो इलाज कराने के लिए गए थे अपने परिजन का, तो उनके साथ बाउंसर ने मारपीट की, गाली गलौज किया। जब बताया कि हम बीएचयू के छात्र हैं, बीएचयू कमेटी के सदस्य हैं, तो उन्होंने जातिगत रूप से भी गाली दी। और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे प्रॉक्टोरियल के पास गए, प्रॉक्टोरियल बाउंसर का ही पक्ष ले रहा था, दलाली कर रहे थे बाउंसर की प्रॉक्टोरियल वाले। उसके बाद हम लोगों ने लंका थाने पे भी अपनी एफआईआर दी और हमने चौकी पर भी दी। अभी लगातार कोशिश कर रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो, बार बार विनती कर रहे थे, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमारी सीधी सी मांग है एफआईआर दर्ज हो, जो आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। जो बीच बिचौलिया करने का प्रयास किया जा रहा है, समझौता कराने का या एक तरीके से दबाव बनाने का, फर्जी एफआईआर कराने का, अगर किसी को शक है तो वहाँ का वीडियो निकलवा के देख ले बीएचयू का। अगर बीएचयू प्रशासन इतना पाक साफ है तो वीडियो देखे कौन किसको मारा, कौन किसके साथ किया है, तो स्पष्ट हो जाए। मांग सीधी सी स्पष्ट है, जो बाउंसर प्रक्रिया बंद हो। जितने बाउंसर इस तरीके से छात्रों को पीटने में, कि महिला की छेड़खानी के साथ छात्राओं की छेड़खानी में लिप्त है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये पूरी प्रक्रिया ही पूरी बर्खास्त होनी चाहिए। ये छात्रों के हित में नहीं है। आज मैं अभी इस समय मैं एमकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। अभी से तीन महीने पहले का ये मामला है कि ट्रामा सेंटर में मेरी बहन एडमिट थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पे बाउंसर ने कंटिन्यू 3 महीने मुझे उसने परेशान किया था और वहाँ पे कंप्लेन करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, कोई सुन नहीं रहा था। फिर हम भैया लोगों के पास आए, उनको बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर ये लोग जाके बात किए और उसके बाद वहाँ पे कोई सुनता नहीं है। और वो लोग मेरे साथ तो करते ही करते हैं, कमेंट करते हैं, टॉन्ट मारते हैं। एक तो किसी का पेशेंट एडमिट है, वो ऑलरेडी इतना परेशान रहता है और ये लोग और टॉर्चर करते हैं और परेशान करते हैं और लड़कियों को एब्यूज़ करते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि मैंने वहाँ पे 1.5 महीने हॉस्पिटल में थी मैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि अदर लड़कियों को जो गांव से आते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है, नंबर लगवाने के चक्कर में उनका पर्चा ऊपर नीचे कर देते हैं, उन पर प्रेशर बनाते हैं और इस तरह से वहाँ पे लड़कियों को परेशान किया जाता है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।